मैं नरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुग्राम कॉलेज से। हमने जे.एस. लास्की के राजनीतिक विचारों को हम पढ़ चुके थे। आज हम उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। लास्की के स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है, स्वतंत्रता के बारे में वो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता किस प्रकार की होनी चाहिए नागरिकों के लिए, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे विस्तारपूर्वक। लास्की स्वतंत्रता के समर्थकों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा अधिकारों की परिकल्पना से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के अर्थ के संबंध में लास्की के विचारों में नियंत्रण परिवर्तन आते रहे हैं। अपने जीवन के पूर्वार्ध में मूल्यवादी प्रभाव के कारण लास्की राज्य की सत्ता को व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी मानता था। उनका विचार था कि यदि नागरिकों की स्वतंत्रता में सुरक्षित रखना है तो राज्य की सत्ता को सीमित किया जाना चाहिए। आगे चलकर मार्क्सवादी प्रभाव के कारण लास्की ने स्वतंत्रता के संबंध में अपनी धारणा में परिवर्तन किया। अब लास्की ने स्पष्टतः यह स्वीकार कर लिया कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक चीज है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू से लास्की का अभिप्राय है अवसरों की उपस्थिति। वह स्वतंत्रता का अभिप्राय उन परिस्थितियों के मार्ग से लेता है जिनके अंतर्गत व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त है। लास्की सकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास करता है, अतः कहता है कि स्वतंत्रता के केवल उन परिस्थितियों के अंतर्गत ही संभव हो सकती है जो समाज के सर्वोच्च उद्देश्य को निर्धारित करती है। समाज के कुछ सामान्य हित होते हैं जिनके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को कुछ करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः लास्की अपने जीवन के उत्तरार्ध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक हित को अधिक महत्व देते हैं। अब उनकी राय में सामाजिक हित के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान स्वतंत्रता का निषेध नहीं है। लास्की ने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। आज हम बात करते हैं सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस प्रकार होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखने वाले कार्यों से है। यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जो पूर्णतः एक व्यक्ति से संबंधित है तथा व्यक्ति द्वारा जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके प्रयोग से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रभाव सिर्फ उसी को प्रभावित करते हैं। वह व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मामलों के संबंध में कार्य करने की नितांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। राज्य को व्यक्ति के ऐसे निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वरन उनके समुचित विकास के लिए अवसर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। लास्की के अनुसार लास्की स्वतंत्रता से तात्पर्य बताते हैं कि राज्य के क्रियाकलापों में व्यक्ति को सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता देने से है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण वयस्क मताधिकार के प्रयोग, निर्वाचित होना, योग्यता अनुसार शासकीय पद ग्रहण तथा शासकीय नीति की आलोचना करने की आवश्यक मानता है। लास्की की दृष्टि में यदि
किसी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न लोगों के बच्चों को सत्ताधारी बनने और गरीबों के बच्चों को अधीनता में बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का दमन है। इसी प्रकार यदि समाज के कमजोर वर्ग को प्रेस की स्वतंत्रता नहीं मिलती, उन्हें विषय वस्तु समाचार प्राप्त नहीं होते, तो वह वर्ग अपने स्वतंत्र निर्णय कैसे व्यक्त कर सकेगा? उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का दमन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक स्वतंत्रता किस प्रकार की बताते हैं। स्टुअर्ट लास्की किस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार रखते हैं। औद्योगिक मामलों में लोकतंत्र लास्की के अनुसार उद्योग धंधों का संचालन श्रमिकों या उनके प्रतिनिधियों की इच्छा अनुसार किया जाना चाहिए। आर्थिक क्रियाकलापों में व्यक्ति को न केवल स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, बल्कि उसे बेरोजगार के भय से मुक्त रहना चाहिए और उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन मिलना चाहिए। श्रमिकों को स्वामी की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लास्की ने स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्थाओं की ओर संकेत किया है। पहली आवश्यक सुरक्षा यह है कि विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। उनके अनुसार जिस व्यक्ति या वर्ग को कुछ विशेषाधिकार हासिल होते हैं, वह अहंकारी और दमी बन जाता है तथा वह वर्ग उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है, हीन और दीन बन जाएगा। स्वतंत्रता के लिए दूसरी सुरक्षा यह है कि अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार कुछ थोड़े से लोगों की इच्छा पर निर्भर नहीं होते। कर्मचारियों को बर्खास्त कर दें। तीसरे, लास्की ने यह चेतावनी दी है कि राज्य का हर कानून स्वतंत्रता का पोषण नहीं करता। उसने प्राचीन विचारक पेरिस्कल्स के उन शब्दों का उदित वर्णन किया है, स्वतंत्रता का सार साहस है। इससे अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अत्याचार का साहस के साथ प्रतिकार करना चाहिए। अब हम विचार करते हैं स्वतंत्रता लास्की के समानता संबंधी विचार। लास्की के समानता संबंधी विचार हमने अभी पढ़ा है। स्वतंत्रता संबंधी विचार स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, आर्थिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। अब हम लास्की किस प्रकार व्यक्तियों को राज्य में अधिकार प्रदान करना चाहता है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि स्वतंत्रता को सार्थक होना है तो उसका वितरण समाज में समानता के आधार पर होना आवश्यक है। असमानता से स्वतंत्रता विकृत होकर थोड़े से लोगों के विशेषाधिकारों का रूप धारण कर लेती है। लास्की के शब्दों में समानता का आश्रय यह है कि यहाँ यह संभव हो कि विषमताओं को कम किया जाए। समानता का आश्रय यह होना चाहिए कि जहाँ तक हो वहाँ तक विषमताओं को कम किया जा सके। उनके विचार में समानता समाजीकरण की प्रक्रिया है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समुचित समान अवसर प्राप्त हो, जिससे वह व्यक्ति अपने गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके। उनका स्पष्ट मत है कि सर्वप्रथम सभी मनुष्यों के अत्यंत आवश्यक मांगों की पूर्ति की जाए, जिसके बाद ही कुछ लोगों की विशिष्ट मांगों को पूरा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जब तक समूह
को सभ्यता का कुछ निर्मम आधार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह समाज की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में भेद को स्वीकार नहीं कर सकता। लास्की के इस दृष्टिकोण का अर्थ है समानता का अर्थ न तो यह है कि सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा मकान, वस्त्र, भोजन हो या जैसी संपत्ति हो, नहीं, समानता का अर्थ यह है कि एक कमरे में 25 व्यक्ति रहे, 25 कमरों में एक व्यक्ति रहे। इस प्रकार समानता की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि सबसे पहले समाज के सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशिष्ट सुविधाओं का लाभ उठाकर अन्यों का शोषण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। समानता के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पक्षों का समन्वय करते हुए लास्की कहते हैं कि एक और सभी विशेषाधिकारों की समाप्ति और दूसरी ओर विकास के पर्याप्त अवसरों की प्राप्ति है। लास्की द्वारा प्रतिपादित समानता की अवधारणा के 3 प्रमुख यंत्र हैं। पहले समानता का पहला तत्व है विशेषाधिकारों का अभाव। दूसरा तत्व यह है कि सब लोगों के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। और तीसरा यह है कि समानता अनुपातिक की समस्या एक ही है। लास्की के अनुसार न्यूनतम स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की समान रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति हो जानी, एक के बाद व्यक्तियों की योग्यता और सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है और योग्यता के अंतर के अनुपात में न्यूनतम के अतिरिक्त परितोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार लास्की का समानता का सिद्धांत समान अवसर और व्यक्तिगत योग्यता का मिश्रण है। वस्तुतः लास्की की समानता की अवधारणा निरपेक्ष समानता में होकर अनुपातिक समानता की धारणा है। जीवन की न्यूनतम समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। लास्की समानता को सामाजिक न्याय के अर्थ में लेता है। उनका यह भी कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता संभव नहीं है। लास्की के संपत्ति संबंधी विचार। लास्की के संपत्ति संबंधी विचार। हेराल्ड लास्की के संपत्ति संबंधी विचार किस प्रकार है? राज्य में संपत्ति किस प्रकार का प्रयोग, संपत्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए? लास्की पूंजीवादी व्यवस्था का आलोचनात्मक तथा मार्क्सवाद चिंतन से प्रभावित विचारक है। वह सामाजिक न्याय तथा बंधुता पर आधारित है कि नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता के उदारवादी सिद्धांत का खंडन किया है। वह साम्यवादी उदारता तथा सवारा वर्ग के अधिनायकवाद को आलोचना भी करते हैं। वास्तव में उसने एक मध्यम वर्ग मार्ग का अनुसरण तथा राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को खोज निकालने का प्रयास किया है। उनके संपत्ति संबंधी विचारों का अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। संपत्ति संबंधी उदारवादी आलोचना। लास्की के संपत्ति संबंधी उदारवादी की आलोचना। उदारवादी किस प्रकार की
आलोचना करते हैं। नंबर 1, संपत्ति संबंधी उदारवादी विचारों की आलोचना। उदारवादी विचारकों ने आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए निजी संपत्ति की व्यवस्था का समर्थन किया है। लास्की ने संपत्ति संबंधी उदारवादी विचारधारा का विरोध किया। उनके अनुसार निजी संपत्ति की व्यवस्था में मनुष्य पतनोन्मुख तथा शोषक बन जाता है। वह मनुष्य को उदासीन, आलसी, व्यभिचारी तथा शोषक बना देता है। वह दूसरों को दास बना देता है तथा घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। निजी संपत्ति से समाज में ईर्ष्या, द्वेष तथा कलह जैसे दुर्गुणों को बढ़ावा मिलता है और देश में शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाता है। निजी संपत्ति के जैसे दुर्गुणों को बढ़ावा मिलता है और देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाता है। निजी संपत्ति के सारे पूंजीपति सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। वे अपने हितों की रक्षा के लिए कानून बनाते और समाज अमीर और गरीब में बंट जाता है। गरीबों की संख्या अधिक होने के कारण समाज में अशांति पैदा हो जाती है। 2 नंबर पॉइंट है निजी संपत्ति का आंशिक समर्थन। निजी संपत्ति का निजी संपत्ति का आर्थिक समर्थन। नंबर 1 पॉइंट ये था अपना। नंबर 2, निजी संपत्ति का आर्थिक समर्थन। निजी संपत्ति का विरोध होने के बावजूद मार्क्सवादियों की भांति लास्की निजी संपत्ति का सर्वदा उन्मूलन नहीं करना चाहता है। उनके विचारों में मनुष्य उस सीमा तक संपत्ति का स्वामी बन जाता है जहाँ तक वह स्वामित्व उसे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने के योग्य बनाता हो, अर्थात वह राष्ट्र लाभांश के उस मार्ग पर अपना अधिकार प्रकट कर सकता है जो उसे मूल भौतिक आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान की मांग की संतुष्टि न करने योग्य बनाता है, क्योंकि उनके संतुष्ट न होने पर उनका विकास नहीं हो सकता। लास्की कहता है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक आदि की सेवाएं समाज के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार उसे अर्जित उचित संपत्ति है, क्योंकि यह श्रम से कमाई गई है और समाज के लिए लाभकारी भी है। लास्की कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उस सीमा तक संपत्ति रख सकता है जहां तक कि उसकी अंत प्रेरणा उत्तम संतुष्टि के योग्य बनाती है और समाज के लिए संकट का कारण नहीं बनती। अगला पॉइंट है संपत्ति के लिए पैतृक सिद्धांत की आलोचना। संपत्ति के लिए पैतृक सिद्धांत की आलोचना। लास्की पैतृक संपत्ति की आलोचना करते हुए उनके अनुसार जिन लोगों के बिना परिश्रम
कि संपत्ति मिल जाती है वह समाज पर बोझ है। लास्की के शब्दों में लोग जिनकी संपत्ति दूसरे मनुष्यों के प्रयत्नों का परिणाम है, समाज के लिए जोग की तरह है। वह उस संपत्ति का प्रयोग तो करते हैं, उसके उत्पादन में कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। उन्हें कानूनी अधिकार से संपत्ति मिलती है, अपने प्रयत्न से नहीं। इसलिए संपत्ति के उपार्जन का नैतिक तरीका नहीं है। फिर अगला पॉइंट है अनर्जित संपत्ति का अंत। अनर्जित संपत्ति का अंत। लास्की पैतृक संपत्ति की आलोचना के अनुसार लास्की अनापर्चित संपत्ति का भी विरोध करते हैं। पैतृक संपत्ति की भांति अनर्जित संपत्ति भी मनुष्य को आलसी और उद्देश्यहीन बना देती है। उनके विचार में केवल वही संपत्ति निजी संपत्ति के रूप में रखी जा सकती है जो अत्यंत निकट की तथा व्यक्तिगत होती है तथा उनका महत्व भावना प्रदान होता है। अगला पॉइंट है नंबर 5, पुरस्कार का सिद्धांत। पुरस्कार का सिद्धांत। पुरस्कार लास्की से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को श्रम के बदले इतना परिश्रम दिया जाए, इसके लिए लास्की के 4 सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जिसमें नंबर 1 है समान आय का सिद्धांत। जिसमें नंबर 1 है समान आय का सिद्धांत। समान आय का सिद्धांत। समान आय में हम करेंगे बात कि लास्की यह बताता है कि तीनों सिद्धांतों में से जो समान आय का सिद्धांत है वह किसी न किसी कारण दोषपूर्ण माना जाता है। उनसे समानता के समता के सिद्धांत के अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों की चर्चा की है। एक न्यायाधीश तथा राजा को समान वेतन नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनका पुरस्कार श्रम के अनुसार स्वरूप और अपने उत्पन्न समाज सेवा पर निर्भर होता है। मेल तोल का सिद्धांत भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सौदेबाजी की शक्ति अलग अलग होती है। श्रमिक पूंजीपति वर्ग का मुकाबला नहीं कर सकता। आवश्यकताओं का कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए अपने अंतिम सिद्धांत को श्रेष्ठ मानता है। उनका कहना है कि समाज में रहने वाले सभी नागरिकों के समान विकास का ध्यान रखते हुए प्रातोषित तय किया जाना चाहिए। अब नंबर 2 है उद्योगों का समाजीकरण। उद्योगों का समाजीकरण किस प्रकार लास्की बताते हैं। लास्की के अनुसार उद्योगों में सार्वजनिक सेवा के सिद्धांत को जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। उद्योगों का एक व्यवसायिक माना जाना चाहिए, क्योंकि सेवा का भाव व्यवसाय के विचार का भिन्न होते हैं और यह भाव व्यक्ति विशेष
पर लागू करना एक कठिन समस्या है। इसलिए बड़े बड़े उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, यातायात, संचार, सेवा तथा खनिज पदार्थों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। उन उद्योगों के लिए लास्की ने राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थन किया है ताकि इनका प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सके, किसी भी एक व्यक्ति का वर्ग विशेष के हित के लिए नहीं। लास्की ने अनेक औद्योगिक क्षेत्रों के समानीकरण को श्रेष्ठ माना है। समाजीकरण का अर्थ है कि उत्पादन का उद्देश्य समाज की सेवा करना हो। लास्की के विचारों में उत्पादन के साधनों के स्वामी को निश्चित लाभांश दिया जाए और उसका विस्तार रखा जाना चाहिए। पहले आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन समाज की आवश्यकताओं के समक्ष रख कर किया जाए। दूसरा, व्यक्तिगत नियंत्रण में चलने वाले उद्योगों के द्वारा राज्य नियम लागू किए जाए। तीसरा, उद्योगों के संपूर्ण क्षेत्र में योग्यता प्रचार पर जोर दिया जाना चाहिए। औद्योगिक व्यवस्था का उद्देश्य समाज सेवा हो, न कि लाभ कमाना। राज्य निजी उद्योगों पर कानून पर नियंत्रण रखे, पूंजी निवेश, मांग, पूर्ति तथा वितरण को राज्य कानून द्वारा नियंत्रित करे ताकि किसी निजी उद्योगों का उद्देश्य भी लोक कल्याणकारी हो, ताकि लास्की के विचारों में उत्पादन प्रतिक्रियाओं का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो समाज हित का होना चाहिए। उद्योगों में स्वशासन की स्थापना। नंबर 3, उद्योगों में स्वशासन की व्यवस्था। उद्योगों में स्वशासन की व्यवस्था। प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों को देखते हुए लास्की ने उद्योगों में स्वशासन का समर्थन किया है, जिससे उनका अभिप्राय है कि उद्योगों संस्थाओं का प्रबंधन श्रमिकों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए। श्रमिक अपनी शक्ति के बल पर पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने में समर्थ हो जाएगी। इसी तरह श्रमिक संघों की शक्ति पर आधारित एक नई व्यवस्था का उद्भव होगा। लास्की के शब्दों में औद्योगिक संघ पहले औद्योगिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, फिर राज्य भी एकाधिकारी सत्ता को नष्ट करके बहुलवादी राजनीतिक समाज की नींव डालेंगे।